Assalamu alaikum students and welcome to all of you in our next class। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमीबाइड प्रोटोजोआ। जो एमीबाइड प्रोटोजोआ है इसका दूसरा नाम है सार्कोडीना, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं राइजोपोडा। आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि हम इस वक्त ज़ूलॉजी का यूनिट फर्स्ट, जिसे हम डाइवर्सिटीज के नाम से भी जानते हैं, और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें है चैप्टर नंबर 2 एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म्स, जिसका पहला पार्ट हमने यूग्लिनॉइड्स पढ़ा और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और उसकी क्लासिफिकेशन स्टडी की। जो प्रोटोजोअन्स है उनके 4 मेन क्लासेस है, जिसका पहला क्लास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया, और आज की क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे दूसरी क्लास जो है एमीबॉइड प्रोटोजोआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एमीबॉइड प्रोटोजोआ, और जो ये एमीबॉइड प्रोटोजोआ है ये है दूसरी क्लास, यानी कि इट बिलोंग्स टू सेकंड क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ की दूसरी क्लास है। इस एमीबॉइड प्रोटोजोआ को हम सार्कोडीना भी बोलते हैं और इसे हम राइजोपोडा भी बोलते हैं। नाउ हमने इसको नाम दिया है एमीबॉइड प्रोटोजोआ। यहां 2 चीजें हमारे दिमाग में आते हैं, एक आता है एमीबॉइड और दूसरा आता है प्रोटोजोआ। जब प्रोटोजोआ आ जाएगा तो डेफिनेटली ये क्लास प्रोटोजोआ में आता है, लेकिन जब हम एमीबॉइड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले ही आता है एमीबा, यानी कि एमीबा लाइक। तो इस वाले क्लास में हमें जेंट एमीबा या एमीबा के बारे में स्टडी करना है। हमने प्रोटोजोआ को क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ है हम इसको नाम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकोमोटरी ऑर्गेनल, और जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ है इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है वो है स्यूडोपोडिया, यानी कि सीडोपोडिया जो है वो इसका लोकोमोटरी ऑर्गेनल है, इसलिए इसको नाम पड़ा है एमीबॉइड प्रोटोजोआ या सार्कोडीना या राइजोपोडा। तो जब हम एमीबॉइड के कैरेक्टर्स लेंगे, मैंने पहले ही बोला है कि इससे पहले जो क्लास हमने देखा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ उसमें पेलिकल प्रेजेंट था, तो यहां पे जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ की डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है वो है इसका पेलिकल एब्सेंट है, यानी कि यहां पे पेलिकल नहीं है, इसलिए जब पेलिकल नहीं है तो शेप इसकी इर्रेगुलर होगी। मेरे बच्चों, हमने जब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ लिया, चाहे हमने उसमें जियार्डिया पढ़ा, ट्राइकोनिम्फा पढ़ा, प्रोटेरोस्पोंजिया पढ़ा, ट्राइकोमोनास पढ़ा, लिशमानिया पढ़ा, ट्रिप्नोसोमा पढ़ा, उन सब में हमने क्या देखा, उनमें पेलिकल प्रेजेंट था, इसलिए उनकी एक डेफिनिट शेप थी। लेकिन यहां एमीबॉइड प्रोटोजोआ में पेलिकल एब्सेंट है। क्या है एक पेलिकल? ये एक आउटर काउरिंग है, प्रोटीनेशियस काउरिंग है, जिसकी वजह से प्रोटोजोअन्स को शेप मिलती है। लेकिन जब एमीबॉइड प्रोटोजोआ में पेलिकल एब्सेंट है तो डेफिनेटली इसकी शेप डेफिनेट नहीं होगी, वो इर्रेगुलर होगी। इसलिए जब भी हम एमीबा की डायग्राम बनाते हैं हम उसको इर्रेगुलरली दिखाते हैं, कोई भी शेप बनाते हैं, क्योंकि प्रोटोजोअन्स जो एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है इनकी शेप बिल्कुल इर्रेगुलर है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पेलिकल। ये आपका पहला पॉइंट बन गया। दूसरा, हमने पहले आपको बोला है हमने प्रोटोजोअन्स को क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेस ऑफ लोकोमोशन। तो यहां पे जो एमीबॉइड प्रोटोजोआ है इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल है वो है स्यूडोपोडिया। सो दैट मीन्स दे शो लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। क्या है स्यूडोपोडिया? पोडा, पोडिया निकला है, पोडा में से मीन्स फीट और स्यूडो मीन्स फॉल्स, यानी कि इनमें फॉल्स फीट है। दे हैव नॉट ट्रू फीट, दे हैव फॉल्स फीट, हैंस स्यूडोपोडिया। जो ये स्यूडोपोडिया है ये एक टेम्पोररी, यानी कि परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो एक्चुअली निकला कहां से? साइटोप्लाज्म से। यानी कि जो इस एमीबा की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक जिलेटिनस साइटोप्लाज्म फिल हो रहा है, जिसकी वजह से वो शेप लेते हैं, ब्लंट शेप लेते हैं, बिल्कुल स्यूडोपोडियल शेप लेते हैं।
एक प्रोजेक्शन की तरह शेप है, जैसे हमारे हाथ में फिंगर्स है, उसी तरह जो अमीबा है, जो प्रोटोजोआ है, उनकी मेम्ब्रेन में पेलिकल नहीं है, उसकी वजह से उनके सेल मेम्ब्रेन में फिल होता है एक जिलेटिनस स्ट्रक्चर, एक जिलेटिनस प्रोटोप्लाज्म, एक जिलेटिनस साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से उनके सेल मेम्ब्रेन या उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एक लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, ब्लंट शेप बनते हैं प्रोजेक्शंस, उन्हीं को हमने नाम दिया है स्यूडोपोडिया। लेकिन यहां ध्यान रखिए बेटा, स्यूडोपोडिया आप शायद सोच रहे हो कि इट प्लेज अ रोल इन लोकोमोशन, यह हमें सिर्फ मदद करता है चलने में, नहीं, इसके बगैर जो स्यूडोपोडिया है ये इस एमीबाइड प्रोटोजोआ में हेल्प करता है इन फीडिंग। यानी कि जब हम बात करेंगे एमीबा, या मैं जब आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन एमीबा, आप देखोगे कि जो एमीबा है वो हेल्प करता है, वो एंगल्फ करता है फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा होगा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो वहां पे जो एमीबा है वो किस तरह स्यूडोपोडिया की मदद से फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है बाय फैगोसाइटोसिस। सो दैट मीन्स जो स्यूडोपोडिया है न सिर्फ ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, बल्कि इसका एक और काम है, दैट्स फीडिंग, दैट्स न्यूट्रिशन। ये किस तरह ट्रैप करता है, ये किस तरह एंगल्फ करता है फूड पार्टिकल को। जहां तक बात है रिप्रोडक्शन की, जो अमीबाइड प्रोटोजोआ ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, ये कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। लेकिन इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अपने आप को डिवाइड करता है 2 हिस्सों में, और जब ये अपने बॉडी को डिवाइड करेगा 2 हिस्सों में, दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। लेकिन जो प्लेन ऑफ एक्सिस है, जो लाइन ऑफ एक्सिस है जिससे ये खुद को डिवाइड करता है, वो किसी भी थ्रू आ जाता है, यानी कि इसमें इर्रेगुलर है, किसी भी एंगल से ये आप खुद को डिवाइड करेगा, कोई पर्टिकुलर प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है। यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्स नहीं है, वर्टिकल नहीं है, इसका प्लेन ऑफ एक्सिस, इसका प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो किसी भी एंगल से आ जाएगा। सो इसलिए इसका जो बाइनरी फिजन है वो इर्रेगुलर है। इससे पहले जो हमने पढ़ा दैट वाज यूनिन्यूक्लिएट न्यूक्लियस। अगर आपको याद होगा मैंने जो डायग्राम दिखाई इससे पहले, जैसे जितने भी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स की, उन सब में जो मैंने सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस दिखाया, लेकिन यहां पे यूनिन्यूक्लिएट के साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएट्स है। यानी कि जो एमीबाइड प्रोटोजोअन्स है इनमें या तो न्यूक्लियस सिंगल होगा या फिर न्यूक्लियस बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा, इवन 1000 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट, इवन द नंबर कैन रीच अप टू 1000। सो या तो इनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होगा या फिर न्यूक्लियस बहुत सारे होंगे, और बहुत सारे मतलब 10 से लेके 1000 तक। लेकिन एक पॉइंट, दैट्स द नीट, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, ये सारे न्यूक्लियस जो है बिल्कुल सिमिलर इन शेप है, यानी कि इनकी सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, ये बिल्कुल सेम साइज के हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये मोनोमॉर्फिक है। यानी कि अगर मल्टी न्यूक्लिएट है, अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, अगर 4 से ज्यादा न्यूक्लियस है, लेकिन वो सारे न्यूक्लियस बिल्कुल एक ही टाइप के हैं, बिल्कुल शेप उनकी सब एक जैसी है, इसलिए दे आर मोनोमॉर्फिक। ठीक है मेरा बेटा। सो अभी तक हमने एमीबाइड प्रोटोजोआ में क्या पढ़ा, इनकी शेप इर्रेगुलर है, क्यों, पेलिकल एब्सेंट है, लोकोमोशन दिखाते हैं स्यूडोपोडिया से। What are pseudopodia? They are long finger-like projections जिनके अंदर एक्चुअली जिलेटिनस साइटोप्लाज्म फिल होता है, और जो वो pseudopodia है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि जिस वक्त उनका प्रोटोप्लाज्म उसमें से बाहर आ जाएगा अगेन वो मेम्ब्रेन फिर फ्लेक्सिबल हो जाएगी। सो वो जो pseudopodia बनता है वो बनता है किसकी वजह से, जब उस मेम्ब्रेन के अंदर जिलेटिनस जेल शेप्ड साइटोप्लाज्म एंटर होता है। स्यूडोपोडिया का काम सिर्फ लोकोमोशन ही नहीं, बल्कि वो हेल्प करता है इन एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, इन फीडिंग। डिवीजन करता है बाय एसेक्सुअल, उसमें इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, और इसमें यूनिन्यूक्लिएट के साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएट है, न्यूक्लियस है, और वो सारे न्यूक्लियस बिल्कुल एक जैसे हैं, हैंस मोनोमॉर्फिक। जो एमीबाइड प्रोटोजोआ है इसके 4 क्लासेस हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में हमने 6 क्लासेस पढ़ी, तो यहां हम कितने क्लास ले रहे हैं, 4 क्लास। ध्यान से देखिए, एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऑर्डर्स, नॉट क्लास, यानी कि जो क्लास एमीबाइड प्रोटोजोआ है इसके 4 ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर लोबोसा, ध्यान से सुनिए, लोबोसा, लोबोसा, LOBOSA, लोबोसा। उसके बाद दूसरा ऑर्डर है हीलियोजोआ,
हीलियोजुआ, HELIO, हीलियोजुआ। थर्ड क्लास है फोरामिनिफेरा, FORA, फोरामिनी, MINI, मिनी, फोरामिनी, FERA, फिरा, फोरामिनिफेरा। और एक और है रेडियोलेरिया, RADIO, रेडियो, LARIA, लेरिया, रेडियोलेरिया। तो 4 ऑर्डर्स है क्लास स्यूडोपोडियल एमीबाइड प्रोटोजोआ के, लोबोसा, हीलियोजुआ, फोरामिनिफेरा एंड रेडियोलेरिया। जो लोबोसा है, डायग्राम की ध्यान से देखिए, जो लोबोसा है इसमें जो स्यूडोपोडिया वो ब्लंट और ब्रॉड होते हैं। इनके जो स्यूडोपोडिया वो क्या होता है, ब्लंट एंड ब्रॉड। ये देखिए स्यूडोपोडिया यानी कि ब्लंट है और ब्रॉड होते हैं। इसको बोलते हैं लोबोपो, इसकी जो इस वाले स्यूडोपोडिया को हम बोलते हैं लोबोपोडा। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर लोबोपोडा, लोबोपोडा एक्चुअली ब्रॉड और ब्लंट स्यूडोपोडिया है, और जिनमें ये होता है इनको बोलते हैं लोबोसा। नाम इसलिए दिया गया लोबोसा। लोबोसा आर दोस एमीबाइड प्रोटोजोआ। लोबोसा जो है ये वो एमीबाइड प्रोटोजोआ है जिनका स्यूडोपोडिया ब्लंट और ब्रॉड है, इसलिए उनको नाम पड़ा है लोबोसा। लोबोसा में लोबोपोडा है। सो क्वेश्चन आ जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप लोबोपोडा इज प्रेजेंट। लोबोपोडा हमेशा लोबोबोसा में है। सो लोबोसा जो है उसमें जो स्यूडोपोडिया है वो ब्लंट है और ब्रॉड है। उसके बाद देखिए हीलियोजुआ, डायग्राम की ओर देखिए, बिल्कुल शार्प है, तेज है और पॉइंटेड है। जैसे सूरज की किरणें हैं, बिल्कुल बारीक होती है, पॉइंटेड होती है, नैरो होती है, इसलिए उनको बोलते हैं एक्सोपोडा। यानी कि वो सीडोपोडिया जो शार्प है, तेज है और बिल्कुल पॉइंटेड है, उसी को बोलते हैं एक्सोपोडा। तो यहां पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ स्यूडोपोडिया, हीलियोजुआ जो है उसका जो स्यूडोपोडिया है वो एक्सोपोडा। सर क्या होता है एक्सोपोडा? जो शार्प होगा और पॉइंटेड होगा। उसके बाद फोरामिनिफेरा और रेडियोलेरिया, मैं इन दोनों को एक साथ लेना चाहता हूं क्योंकि ये शेल प्रोटोजोआ है। इनके बाहर की कवरिंग में बिल्कुल शेल होता है या अंदर होता है, यानी कि फोरामिनिफेरा या रेडियोलेरिया बिल्कुल इनसाइड होता है। इनके बॉडी के बाहर एक शेल जैसा स्ट्रक्चर है। जो फोरामिनिफेरा है इनके बाहर कैलकेरिया शेल होता है, यानी कि वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो रेडियोलेरिया है वो है सिलिका शेल। जो ध्यान से सुनिए, फोरामिनिफेरा और रेडियोलेरिया की जो बॉडी है इनके बाहर एक शेल लाइक स्ट्रक्चर है, और जो फोरामिनिफेरा है उनके बाहर कैलकेरिया शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। और जो रेडियोलेरिया है इनके बॉडी के बाहर सिलिका है, सिलिकेट्स का शेल है। जो फोरामिनिफेरा है इसके जो स्यूडोपोड है वो ब्रांचेड है और फिर एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। यानी कि ध्यान से सुनिए, पहले वो ब्रांचेस है, उनके बहुत सारे ब्रांच बनते, यानी कि जब सीडोपोडिया निकलता है तो हर एक सीडोपोडिया के ब्रांचेस बनते हैं और वो ब्रांच एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। सो फिर कह रहा हूं, फोरामिनिफेरा जिनके बाहर एक कैलकेरिया शेल है, उनके जो सीडोपोडिया वो बनाते हैं छोटे छोटे ब्रांच, और वो ब्रांच एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क लाइक बनाते हैं। आपको पता ही होगा, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। हम वर्ड यूज करते हैं रेटिकुलम फॉर ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जब भी हम सेल बायोलॉजी में, जब भी हम ज़ूलॉजी में कहेंगे ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो हमारे वर्ड आता है रेटिकुलो। तो यहां क्या है, रेटिकुलोपोडा। यानी कि जो फोरामिनिफेरा है इनका जो स्यूडोपोड है वो क्या है, रेटिकुलोपोडा। व्हाट इज रेटिकुलोपोडा? रेटिकुलोपोडा जो है दैट इज एक्चुअली ए ब्रांच और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि जो स्यूडोपोडिया एक तो वो ब्रांचेड है और फिर एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, नेटवर्क लाइक। उसके बाद देखिए जो रेडियोलेरिया है जिसके बाद सिलिका शेल है, उनमें एक्सोपोडिया या फिलोपोडिया है। एक्सोपोडिया मींस कि उनके जो ये है स्यूडोपोडिया वो बिल्कुल शार्प है या पॉइंटेड है। तो ये थी 4 ऑर्डर्स, और इन 4 ऑर्डर्स को हमने क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और शेप ऑफ स्यूडोपोडिया। सो कौन कौन सा शेप है? अगर लोबोपोडा है यानी कि ब्लंट एंड ब्रॉड, तो ये लोबोसा है। अगर स्यूडोपोडिया शार्प और पॉइंटेड है तो ये हीलियोजुआ है। अगर स्यूडोपोडिया ब्रांच और नेटवर्क है तो ये रेटिकुलोपोडा है। अगर स्यूडोपोडिया शार्प और पॉइंटेड है तो यह एक्सोपोडा, ये रेडियोलेरिया में। तो रेडियोलेरिया और हीलियोजुआ में बिल्कुल एक जैसे स्यूडोपोडिया है। नेक्स्ट, अब हम पहले लेंगे पहला ऑर्डर, वो है लोबोसा।
लोबोसा। तो हम पहले लेंगे लोबोसा। जब बात आएगी लोबोसा की तो हमें पहले पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए जो हमारी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें लोबोपोडिया टाइप ऑफ सीडोपोडिया। सो लोबोसा और ऑर्डर ऑफ क्लास एमीबाइड प्रोटोजोआ जिनमें लोबोपोडिया टाइप ऑफ सीडोपोडिया है। सर क्या होता है लोबोपोडिया? उनका जो सीडोपोडिया है वो है ब्लंट और ब्रॉड, यानी कि जब ब्लंट और ब्रॉड सीडोपोडिया होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं लोबोपोडिया, और ये किस में पाया जाता है? लोबोसा में। अब लोबोसा में हमें 3 स्पीशीज पढ़ने, 3 ऑर्गेनिज्म्स पढ़ने, ध्यान से सुनिए। और इसके लिए एक ट्रिक है जिसे आप याद रखिए। एज मीन्स बुढ़ापा, वर्स, ए फॉर एमीबा, जी फॉर जाइंट अमीबा, ई फॉर एंट अमीबा। रिपीट कर रहा हूं, ए अमीबा जनरल अमीबा जो आपने पढ़ा है, जी फॉर जाइंट अमीबा, ई फॉर एंट अमीबा। तो ये 3 स्पीशीज जो है हमें लोबोसा में पढ़ना है, तो हमें इनको 1 बाय 1 देखेंगे। पहला जो है वह है अमीबा प्रोटियस। ध्यान से सुनिए, पहला जो है यह है अमीबा प्रोटियस, और इसको पहली बार डिस्कवर किया रोजनहॉफ ने। सो हु डिस्कवर्ड अमीबा प्रोटियस पूछा जा सकता है कभी नीट में, इट्स रोजनहॉफ। दूसरा पॉइंट, जो अमीबा प्रोटियस है ये फ्रेश वाटर है, फ्री लिविंग है, यानी कि ये पैरासिटिक नहीं है, अकेले रहता है और उस पानी में रहता है जहां साल्ट बिल्कुल कम है, फ्रेश वाटर। इसमें 2 से 3 सीडोपोडिया है, यानी कि सीडोपोडिया लोबोपोडिया तरह का है, लेकिन वो क्या कितना है? 2 से 3। इसमें चूंकि ये रहता है फ्रेश वाटर में, इसलिए इसको चाहिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। किस लिए? फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। पढ़ा है हमने कि जो इसका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो उसको हेल्प करेगा इन बैलेंसिंग, यानी कि जब ये बॉडी के अंदर जब ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा होगा, बॉडी के बाहर साल्ट कम होगा, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहता है, वाटर फ्लो हो जाएगा फ्रेश वाटर टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, एंड ऑस्मोसिस होगी, तो इसके बॉडी के अंदर पानी आ जाएगा जिससे इसकी बॉडी बर्स्ट हो सकती है। लेकिन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल उस सरप्लस वाटर को बाहर निकालता है, तो ये इसको बैलेंस करता है। इसकी लोकोमोशन किससे होती है? लोबोपोडिया से। न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉपिक बट होलोजोइक, यानी कि ये होल फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है। इतना ही नहीं, कैसे? बाय फैगोसाइटोसिस, यानी कि ये हेल्प करता है। ये इसका न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है, ये खुद खाना नहीं बना सकता है। होलोजोइक मींस ये होल फूड पार्टिकल को एंगल्फ करता है। और कौन इसको हेल्प करता है? सीडोपोडिया। ध्यान से देखिए डायग्राम, ये हमारे पास बिल्कुल इर्रेगुलर शेप्ड अमीबा प्रोटियस, और ये इसका फूड पार्टिकल। ध्यान से, दिस द फूड पार्टिकल एंड दिस इर्रेगुलर शेप्ड अमीबा। उसके बाद अमीबा ने क्या फॉरवर्ड किए? अपने सीडोपोडिया और फूड पार्टिकल को ट्रैप कर रहा है, एंट्रैपमेंट ऑफ सीडोपोडिया, यानी कि ये सीडोपोडिया को किसके इर्द गिर्द फैला रहा है? फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द फैला, जाल लगा रहा है। उसके बाद इसने फूड पार्टिकल को एंगल्फ किया, एक कवरिंग में डाला, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, क्योंकि ये बिल्कुल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, वैक्यूल है, इसके अंदर क्या है? एक फूड पार्टिकल। उसके बाद क्या होता है? इस फूड पार्टिकल, इस फूड वैक्यूल पे कौन बैठता है? लाइजोसोम्स बैठते हैं। मैंने पढ़ा है ऑलरेडी आपको लाइजोसोम्स में ये बेटा, तो इस पे क्या बैठते हैं? लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स क्या करेंगे? रिलीज एंजाइम्स टू डाइजेस्ट दिस फूड, यानी कि फ्यूजन ऑफ लाइजोसोम विद द फूड वैक्यूल। तो जब फूड वैक्यूल किसके साथ फ्यूज होगा? लाइजोसोम के साथ, अथवा ना सेकेंडरी लाइजोम, इसको मत बोलते हैं हेटेरोलाइजोसोम, पढ़ाया होगा मैंने लाइजोसोम में। तो ये लाइजोसोम के जो एंजाइम्स है, ये इस फूड पार्टिकल, इस वैक्यूल के अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे, और जो चीज डाइजेस्ट होगा, जो यूज होगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जो चीज यूज नहीं की जाएगी, जो चीज इस अमीबा के लिए जरूरी नहीं होगा, दैट विल बी ट्रीट एज अ रेजिडुअल बॉडी, और इस रेजिडुअल बॉडी को बाहर फेंका जाएगा बाय एक्सोसाइटोसिस। सो ये था इस वाले न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जिसमें सीडोपोडिया हेल्प करता है अमीबा को इन द एंट्रैपमेंट, यानी कि फूड पार्टिकल को ट्रैप करने में, फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने में रोल अदा करता है। कौन? सीडोपोडिया। ये देखिए सीडोपोडिया हेल्प करते हैं, तो जब सीडोपोडिया हेल्प करेंगे इन फीडिंग, तो इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, ये एक अमीबा की डायग्राम है, ये अमीबा, ये डायग्राम को बनानी है अमीबा की डायग्राम। आप ध्यान से देखिए, पहले हमने एक सिंपल कवरिंग बॉडी के बाहर बनाई, जिसे आप मेम्ब्रेन बोलते हो, दिस आउटर कवरिंग, यानी कि सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, प्लाज्मा लिमा बोल सकते हो, इज द आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा लिमा।
ठीक है। उसके बाद एक और इंटरनल कवरिंग हमने डाल दी है, ये ध्यान से देखिए, ये वाली कवरिंग, दिस वन, ये वाली कवरिंग, ठीक है बेटा। आप देखिए ये जो यहां पे जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, यानी कि इस इनर लेयर, ये इनर मेम्ब्रेन है, जैसा आउटर मेम्ब्रेन, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो एरिया है, जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? और उसके अंदर जो भी कुछ आता है वो है एंडोप्लाज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमीबा के हमने दो लेयर्स बनाए हैं, एक जिसको हम बोलते हैं बाहर के, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिमा, और प्लाज्मोलिमा के अंदर एक और लेयर है, उन दो लेयर्स के बीच में जो एरिया उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। So what is ectoplasm? Ectoplasm is a structure, is a gelatinous structure जो किसके बीच में आता है? दो लेयर्स के बीच में है, एक इंटरनल लेयर और दूसरा आउटर लेयर, एंडो लेयर और एक्सो लेयर के बीच में। ये एंडो लेयर है और ये एक्सो लेयर है, एंडो लेयर एक्सो लेयर, एंडो और एक्सो के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और उसके बाद जो सारा एरिया आता है कहां पे आता है? इस एंडो लेयर के अंदर जो सारा एरिया आता है इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म, द जेलेटिनस स्ट्रक्चर, द प्रोटोप्लाज्म या द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द एंडो लेयर इज नोन एज एंडोप्लाज्म। तो हमारे पास यहां पे दो है, साइटोप्लाज्म दो है या प्रोटोप्लाज्म दो है, एक है एंडोप्लाज्म, दूसरा एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो दो लेयर यानी कि एक्सो और एंडो लेयर के बीच वाला एरिया है, और जो एंडोप्लाज्म है ये एंडो लेयर के अंदर जो भी एरिया आता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियस और ये है वैक्यूल्स और ये है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आप ध्यान से देखिए, जो न्यूक्लियस है, जो एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और जो फूड वैक्यूल्स है, इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक सिंपल एक लेयर है, उसके अंदर जो भी एरिया है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोसोल। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं प्लाज्मोसोल। कहाँ? इट इज जो लेयर है ना, एक छोटी सी कवरिंग है जिसके अंदर न्यूक्लियस और ये एरिया आता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसको हम बोलते हैं, इस वाली एरिया, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोसोल। अब देखिए इस एंडो लेयर और प्लाज्मोसोल के बीच का एरिया, कौन सा एरिया? एंडो लेयर और प्लाज्मोसोल, एंडो लेयर और प्लाज्मोसोल के बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं प्लाज्मा जेल। क्या बोलते हैं इसे? तो ये जेलेटिनस है, ये सॉल है, ये जेल है, ये सॉल है, सॉल एंड जेल, सॉल एंड जेल। सॉल कहां पे? बिल्कुल इनर, जिसमें न्यूक्लियस वैक्यूल्स और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल आता है, उनके बाहर एक सिंपल कवरिंग है। उस सॉल के बाहर जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा जेल। ये देखिए, ये एंडो लेयर है और ये सॉल है, इन दो के बीच में जो एरिया है दिस इज प्लाज्मा जेल, और जो इस एरिया में यानी कि इस एरिया के अंदर जो एरिया इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोसोल। अब ध्यान से देखिए, जो सॉल स्टेट है यानी कि जो प्लाज्मोसोल है, इसमें होता है जी एक्टिन। पढ़ाया है मैंने ऑलरेडी जी एक्टिन। एक्टिन एक प्रोटीन है, ये आता है ये आता है माइक्रोफिलामेंट्स में। जो जी एक्टिन है ये पाया जाता है कहां पे? प्लाज्मोसोल। सो प्लाज्मोसोल इज कंपोज्ड ऑफ जी एक्टिन। उसके बाद ये जो जी एक्टिन है ये पॉलीमराइज होता है और बनाता है एफ एक्टिन। तो जी एक्टिन जो है ये ब्रांचिंग बनता है, पॉलीमराइजेशन होती है इसकी, ये बनाता है एफ एक्टिन, और वो एफ एक्टिन कहां आता है? प्लाज्मा जेल में। तो सॉल स्टेट में क्या होता है? प्लाज्मोसोल में क्या है? जी एक्टिन, और जो प्लाज्मा जेल है इसमें क्या है? एफ एक्टिन। वो दैट मीन जी एक्टिन जब पॉलीमराइज होता है तो बनता है एफ एक्टिन, और वो एफ एक्टिन कहां होता है? प्लाज्मा जेल में। सो प्लाज्मा जो जेलेटिनस है इट्स बिकॉज ऑफ एफ एक्टिन, और जो प्लाज्मा सॉल लाइक है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जी एक्टिन। ध्यान से देखिए, जब लोकोमोशन करनी होगी अमीबा को तो जो ये सॉल है ये पुश करता है जेलेटिनस को, यानी कि जो ये एरिया है, ये सॉल है, ये आता है किसी पर्टिकुलर एरिया की ओर। सपोज इस एरिया की ओर, अगर सपोज यहां इस साइड से जाना है अमीबा को, तो ये सॉल जो है ये पुश करता है जेल को कहां? टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ताकि ये क्या बनाए? सीडोपोडिया। तो जब सीडोपोडिया में सॉल जो है फोर्स अप्लाई करता है, तो सॉल जब फोर्स अप्लाई करेगा जेल को, तो वो जेल जो है एक पर्टिकुलर कनेक्शन में एंटर होता है, जिससे वो स्यूडोपोडिया बनता है, और जिसकी वजह से अमीबा क्या करता है? लोकोमोशन। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है सॉल एंड जेल हाइपोथेसिस। ध्यान से देखिए बेटा, सॉल एंड जेल हाइपोथेसिस है जो दी गई है। वेट,
देखिए ये सॉल एंड जेल हाइपोथेसिस है, सॉल एंड जेल थ्योरी फॉर एमीबाइड मूवमेंट। नीट में एक्सेस पे क्वेश्चन आ सकता है, इवन बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सॉल जेल थ्योरी ऑफ एमीबाइड मूवमेंट। क्योंकि हमारे पास जो एमीबा की जो मूवमेंट है, इसके लिए जो थ्योरी दी गई है, जिसने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये मूवमेंट कैसे पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं सॉल जेल थ्योरी। और पहला पॉइंट, जो पहली ट्रिक है इस सॉल जेल थ्योरी में, वो है हर पार्टी में मस्ती। अरे बच्चा, जब आप पार्टी में जाओगे वहां मस्ती करोगे, वहां क्या अकेले बैठोगे देवदास की तरह? क्या वहां पे आपको रहना है बिल्कुल गुमसुम? आप पार्टी में आए तो क्या करना है? मस्ती करनी है। आप लोग शादी ब्याह पे जाते हो, क्या करते हो? खेलने कूदने एंजॉय करते हो। आप पिकनिक पे जाते हो, क्या करते हो? एंजॉय करते हो। राइट नाउ यू पीपल आर इन क्वारंटीन, राइट नाउ यू पीपल आर इनसाइड योर हाउस। आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, दैट मीन्स आप इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। सुबह शाम एक ही जगह पर बैठना, इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट इन मॉडर्न टाइम नाउ। लेकिन अगर आप कभी पिकनिक के लिए जाओगे तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय। तो हर पार्टी में मस्ती, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टी में जाएंगे डेफिनेटली वहां पे क्या होगी? मस्ती। तो हर का जो एच है, हर का जो क्या है? एच। ये देखिए, ये हर का जो एच है तो इसका नाम है हाइमन। सो जो ये थ्योरी है सॉल एंड जेल थ्योरी, ये किसने दी है? हाइमन ने। सो अगर आपको पहले याद रखना है कि सॉल एंड जेल थ्योरी को देने वाला कौन है और इसको सपोर्ट किसने किया, ध्यान से देखिए। सॉल एंड जेल थ्योरी का देने वाला बंदा कौन है और इस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया, उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, हर पार्टी में मस्ती। हर का जो एच है, थ्योरी गिवन बाय हाइमन। तो जो हर का एच है, ये उस बंदे का नाम जो जिसने थ्योरी दी है, वो कौन है? हाइमन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्टी में मस्ती, पार्टी और मस्ती। जब पार्टी है तो मस्ती है। पी, पार्टी फॉर पी, ये थ्योरी, इस थ्योरी को सपोर्ट किया किसने? पैंटिन। पी फॉर पैंटिन, PANTIN, पैंटिन। एंड मास्ट, मस्ती, मास्ट। मस्ती का जो एम है वह है मास्ट। यानी कि इस थ्योरी को सपोर्ट किया किसने? पैंटिन और मास्ट ने। सो थ्योरी किसने दी? हाइमन ने। और सपोर्ट किसने किया इसको? पैंटिन और मास्ट ने। जो ये सॉल एंड जेल स्टेट ऑफ है, ये एक्चुअली इंटर कन्वर्जन है। यानी कि सॉल किस में कन्वर्ट होता है? जेल स्टेट में, और जिसकी वजह से स्यूडोपोडिया बनता है। यानी कि एक्चुअली स्यूडोपोडिया बनता कैसे है? जो जेल है वो एक ही जगह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है। जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करता है, इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो सॉल का है। तो सॉल जेल को पुश करता है, या सॉल कन्वर्ट होता है किस में? जेल में, जिसकी वजह से वो एंटर होता है एक पर्टिकुलर कनेक्शन में, जिसे वो स्यूडोपोडिया बनता है। सो दैट मीन्स जो स्यूडोपोडिया बनता है वो एक्चुअली बनता है कि सॉल कन्वर्ट होना किसमें? जेल में। यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉल एंड जेल, उसी की वजह से स्यूडोपोडिया बनता है। यह था पहला जिसे हमने पढ़ा, एमीबा, यानी कि लोबोसा का पहला हमने स्पीशीज पढ़ा, एमीबा प्रोटियस। अब हम सेकंड लेंगे, जाइंट एमीबा। जाइंट एमीबा जो है ये भी फ्री लिविंग है और फ्रेश वाटर है। यानी कि ये उस पानी में रहता है जहां नमक नहीं है, फ्रेश वाटर है। ये फ्री लिविंग है, यानी कि पैरासिटिक नहीं है, अकेला रहता है। और इसके पास 2 से 3 स्यूडोपोडिया है। यानी इसके पास कितने स्यूडोपोडिया? 2 से 3। देखो मेरा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और ये मल्टी न्यूक्लिएट है, और इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। लेकिन वो सारे न्यूक्लियस क्या है? मोनोमॉर्फिक, यानी कि बिल्कुल एक जैसे। तो जो जाइंट अमीबा है ये फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर में रहता है, 2 से 3 सीरोपोडिया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। किस चीज के लिए? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, टू बैलेंस इन द फ्रेश वाटर। और इसके पास मल्टी न्यूक्लियट्स है, बहुत सारी न्यूक्लियस है, और वो सारे न्यूक्लियस मोनोमॉर्फिक है, बिल्कुल एक जैसे। देखिए यहां पे हमने लिखा है वर्ड जाइंट अमीबा। जाइंट अमीबा मीन जो बिल्कुल जाइंट होगा, बड़ा होगा। तो ये जो अमीबा है ये साइज में बहुत बड़ा होता है। इसमें 2 एग्जांपल याद है, एक रखना पिलोमिक्सा, PELOMYX, पिलोमिक्सा इज अ जाइंट अमीबा। और एक है काउस, CHAOS, काउस। काउस जो है ये 6 मिलीमीटर तक इसका लेंथ है, ये लार्जेस्ट वन है। सो अगर आपसे पूछा जाएगा विच वन इज द लार्जेस्ट लोबोसा या लार्जेस्ट एमीबाइड प्रोटोजोआ, दैट्स काउस। और जो काउस है ये है 6 मिलीमीटर, यानी कि हम इसको अपनी आंख से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, हम अपनी आंख से ही देख सकते हैं। उसके बाद है थर्ड स्पीशीज इस लोबोसा में, वो है एंट अमीबा। खाली ये जो एंट अमीबा ये पैरासाइट है। सो पहला जो हमने पढ़ा अमीबा वो फ्री लिविंग था, जाइंट अमीबा फ्री लिविंग था, लेकिन जो एंट अमीबा है ये पैरासाइट है।
तो जब ये पैरासाइट होगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट है, इसमें एक सिंगल सीडोपोडिया है, एक ही सीडोपोडिया यानी कि मोनोपोडियल है। एंट अमीबा के मैं आपको दो स्पीशीज के बारे में बोलूंगा। एक है एंट अमीबा हिस्टोल्टिका, एंट अमीबा हिस्टोल्टिका, हिस्टोल्टिका ये आपको 12th में फिर से पढ़ना है, एंट अमीबा हिस्टोल्टिका। और दूसरा है एंट अमीबा जिंजिवालिस। पहला है एंट अमीबा हिस्टोल्टिका, एंट अमीबा हिस्टोल्टिका। ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, तो मोनोजेनेटिक है, यानी कि अपनी लाइफ जो है कंप्लीट करता है एक ही होस्ट में। सो ये डाइजेनेटिक नहीं है, मोनोजेनेटिक है। कौन? एंट अमीबा हिस्टोल्टिका। कहां रहता है? इंसान के लार्ज इंटेस्टीन में। तो जो ह्यूमंस का लार्ज इंटेस्टीन है वहां रहता है एंट अमीबा हिस्टोल्टिका। कैसे इंसान के अंदर आ जाता है? बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जब हम गंदा पानी, नॉन हाइजीनिक वाटर या नॉन हाइजीनिक फूड, रास्ते का खाना खाएंगे तो उसमें होता है एंट अमीबा हिस्टोल्टिका, उस तरह से हमारे बॉडी में चला जाता है। तो ये एंट अमीबा हिस्टोल्टिका क्या करता है? इसकी वजह से डिसेंट्री होती है, एमीबिक डिसेंट्री इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमीबाइसिस। ध्यान से सुनिए, हम अक्सर कहते हैं कि एमीबाइसिस किससे होता है? इट्स एंट अमीबा हिस्टोल्टिका। ये थर्ड कैटेगरी है, थर्ड ऑर्गेनिज्म है लोबोसा का, ऑर्डर लोबोसा का, जिसका नाम है एंट अमीबा। तो जो एंट अमीबा है इसके दो स्पीशीज है, एंट अमीबा हिस्टोल्टिका एंड एंट अमीबा जिंजिवालिस। जो एंट अमीबा हिस्टोल्टिका है ये मोनोजेनेटिक है, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टीन में रहता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से पास ऑन होता है, एमीबिक डिसेंट्री करता है, बिल्कुल अमीबाइस यानी कि लूज मोशन होता है, और उस लूज मोशन के साथ साथ कभी कभी ब्लड भी पास ऑन होता है, एब्डोमेन में पेन होती है और वीकनेस आती है। इसके जनरल सिम्टम्स है लूज मोशन के साथ ब्लड भी पास ऑन होना, दर्द होता है एब्डोमेन में, और इससे कमजोरी आ जाती है। जो ये एंट अमीबा हिस्टोल्टिका ये डाइमॉर्फिक है, इसके दो फॉर्म्स है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक है मैग्ना फॉर्म, दूसरा माइन्यूटा फॉर्म। जो मैग्ना फॉर्म है ये पैथोजेनिक है, ये रहता है कहां पे? म्यूकोजा या सब म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टीन। इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे, जब मैं आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा 4 ईयर से, हिस्टोलॉजी में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर्स, एडवेंशिया, यहां पे जो हमारा इंटेस्टीन है, यहां पे जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो म्यूकोजा या सब म्यूकोजा है वहीं पे रहता है मैग्ना फॉर्म। ये डिजनरेट करता है उस म्यूकोजा, सब म्यूकोजा को, जिससे क्या होता है? ब्लड वेसल्स एक्सपोज होते हैं, जिससे वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं और ब्लड लॉस होता है। इसे हम बोलते हैं अल्सरेशन, यानी कि इंजरी होती है। माइन्यूटा फॉर्म जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि उसकी वजह से डिजीज नहीं होती है, लेकिन वो कहां रहता है? इन द ल्यूमेन ऑफ सिस्ट, यानी कि इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है, स्पेस है, वहीं पे रहता है और क्या बनाता है? सिस्ट बनाता है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन है इस एंट अमीबा हिस्टोल्टिका? टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट। इंट्रेंस में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द जो ये व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोल्टिका? वहां आया नहीं था टेट्रान्यूक्लिएट, वहां आया था क्वाड्रान्यूक्लिएट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, जो नीम हकीम खतरे जानते थे, तो उनने वहां पे वो क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ा था। लेकिन याद रखिए, टेट्रा मीन्स 4, क्वाड्रा मीन्स 4, तो इसमें 4 न्यूक्लियस होता है, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट या क्वाड्रान्यूक्लिएट सिस्ट, यानी कि वो सिस्ट जिसके अंदर 4 न्यूक्लियर होते हैं, यही है इन्फेक्टिव स्टेज। और मेरे बच्चों, ऐसे पेशेंट्स को हम क्या ड्रग देते हैं? मेट्रोनिडेजोल। मेट्रोजल, जैसे आपने नाम सुना होगा, सेट्रोजल, मेट्रोजल जो है वो है मेट्रोनिडेजोल, वो हम देते हैं उमन इंटेस्टाइन इन्फेक्शन के लिए, इस अमीबा हिस्टोल्टिका को एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद है एंट अमीबा जिंजिवालिस, ये भी मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, इंसान के माउथ में रहता है, ये माउथ कैविटी में। तो वहां पे क्या करता है? पायोरिया, ये वहां पे एक्चुअली एक डिजीज करता है, गम्स में एक डिजीज करता है, जिसकी वजह से बदबू आती है इंसान के माउथ से, बिल्कुल ब्रश करने के बाद भी बदबू आती है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो ये एंटी अमीबा है ये खुद डिवाइड नहीं करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के साथ वहां रहता है, और जिसकी वजह से ये जो है बैक्टीरिया के साथ जो है हेल्प करता है वहां पे डिजीज फैलाने में। और इतना ही नहीं, ये डिजीज कैसे फैलती है? ये सिंपली सलेवा एक्सचेंज से। सपोज 2 दोस्त है, उनने एक टिफिन शेयर, उनने कॉमन टिफिन है, तो जैसे एक दोस्त ने स्पून उठाया, खाना खाया, उसके बाद या यही स्पून धोने के बगैर ही दिया किसको? अपने फ्रेंड को, तो उसने से खाया। तो इन दोनों ने अपना स्पून शेयर किया, स्पून चूंकि माउथ के अंदर चला जाता है, तो अगर किसी एक में एंटी अमीबा जिंजिवालिस है तो स्पून के जरिए वो दूसरे के अंदर हो जाएगा।
अक्सर हम छोटे बच्चों को किस करते हैं, या अक्सर हम जैसे अपने माउथ से, अपने टंग से किसी दूसरे बंदे को खिलाते हैं, तो जब अपनी टंग हम किसी दूसरे के बंदे के टंग में डालते हैं, जैसे किसिंग के दौरान होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यह डिजीज हो सकती है। तो जो सलेवा एक्सचेंज है, या तो यूटेंसिल्स की वजह से होगा, स्पून की वजह से होगा, या फिर किसिंग के दौरान हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो एंटी अमीबा जिंजिवालिस है इंसान के माउथ में चला जा सकता है। एक और स्पीशीज है इसकी एंटी अमीबा की, वह है एंटी अमीबा कोलाई। देखिए, एक है एस्चेरिशिया कोले, वो नहीं है ई कोले, वो तो बैक्टीरिया है, किंगडम मुनीरा है। ये ई कोले है, ध्यान से सुनिए, ये कॉमेंसल है, ये इंसान के कोलान में रहता है, ना ये नुकसान पहुंचाता है ना इसको से फायदा है, यानी कि इसके होने से ना हमें कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, और ये सिर्फ और सिर्फ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से पास ऑन होता है। तो कभी अक्सर क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज अ कॉमेंसल, इट्स एंटी अमीबा कोले। एंटी अमीबा कोले जो है ये इंसान के कोलान में रहता है एज अ कॉमेंसल, और ये कैसे पहुंचता है हमारी बॉडी में? थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इस तरह लोबोसा के हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े, एक अमीबा प्रोटियस, दूसरा है जेंट अमीबा, और थर्ड था एंटी अमीबा। एंटी अमीबा के हमने 3 स्पीशीज पढ़े, एक है एंटी अमीबा हिस्टोल्टिका, एंटी अमीबा जिंजिवालिस और एंटी अमीबा कोले। ये तीनों जो है, इनमें जो 2 मेन पहले 2 है वो है पैरासाइट, और जो थर्ड है एंटी अमीबा कोले वो पैरासाइट नहीं बल्कि एक कॉमेंसल है। तो लोबोसा के 3 स्पीशीज को, ऑर्डर लोबोसा के 3 स्पीशीज को स्टडी करने के लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी है, एज, ए फॉर अमीबा, तो हमने पढ़ा अमीबा प्रोटियस, जी फॉर जाइंट अमीबा और ई फॉर एंट अमीबा। नेक्स्ट, ऑर्डर हीलियोजुआ, ध्यान से देखो बेटा। तो इसके बाद हम ले रहे हैं ऑर्डर हीलियोजुआ, यानी कि अब सेकंड ऑर्डर है। तो पहला ऑर्डर क्या था बेटा? लोबोसा। लोबोसा पहला ऑर्डर था जिसमें लोबोपोडिया टाइप ऑफ ये है सीडोपोडिया। अब हम लेंगे ऑर्डर हेलिजुआ या हीलियोजुआ। तो जो हीलियोजुआ है, इसका जो सीडोपोडिया है वो क्या होता है? शार्प होते, तेज होते हैं और पॉइंट बिल्कुल नोकीले होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, बिल्कुल उन स्पाइन्स की तरह या जो सूरज की किरणें हैं उनकी तरह होते हैं। जैसे डायग्राम मैंने यहां पे दिखाया है, बिल्कुल शार्प और पॉइंटेड होते हैं। और ध्यान से दीजिए, ये जो हेलियोजुआ है, हम इनको कभी एक और नाम देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सन की तरह दिखता है, जैसे आफ्ताब से निकलता है वो उनकी जो किरणें निकलती है, जिसको हम बोलते हैं सन एनिमलक्यूल। सो क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज सन एनिमलक्यूल। तो इसमें क्या है? वो है ऑर्डर हेलियोजुआ या एक्टिनोफ्रीज। एक्टिनोफ्रीज इसकी एग्जाम्पल है, यानी कि जो ऑर्डर एलिजुआ है, ऑर्डर हीलियोजुआ, उसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एक्टिनोफ्रीज। एक्टिनोफ्रीज को हम क्या एक और नाम से जानते हैं? शाबाश बेटा, सन एनिमलक्यूल, क्योंकि ये बिल्कुल किस तरह दिखता है? आफ्ताब की तरह। जो आफ्ताब की किरणें होती है, सूरज की किरणें होती है, बिल्कुल बारीक होती है, पॉइंटेड होती है और शार्प होती है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सोपोडा। तो जो इनका सीडोपोडिया है हीलियोजुआ में, वो एक्सोपोडिया का टाइप है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो एक्टिनोफ्रीज या सन एनिमलक्यूल। क्यों हमने इसको नाम दिया सन एनिमलक्यूल? क्योंकि इसकी जो सीडोपोडिया है वो शार्प एंड पॉइंटेड है लाइक द सन। अब थर्ड है फोरामिनिफेरा। देखिए, 2 में एक साथ पढ़ा रहा हूं, फोरामिनिफेरा और दूसरा है रेडियोलेरिया। क्यों मैं एक साथ बोलूंगा? अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोनों शैलिड है। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ आर शैलिड प्रोटोजोन्स, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर से सपोज एमीबाइड प्रोटोजोआ में कौन सा है जो शैलिड प्रोटोजोआ है? तो ध्यान से देखिए, वो है फोरामिनिफेरा और दूसरा क्या है? रेडियोलेरिया। जो फोरामिनिफेरा है इसमें कैलकैरियस शेल है, ध्यान से देखिए, इनकी पूरी बॉडी पे कैलकैरियस शेल है। और जो रेडियोलेरिया है, इनकी पूरी बॉडी पे जो शेल है वो कौन सा है? सिलिका शेल। तो पूरी बॉडी में सिलिका शेल है, तो यहां पूरी बॉडी में कैलकैरियस शेल है। तो यहां इनकी कैलकैरियस किस चीज का बना है? कैल्शियम कार्बोनेट्स का। और ये किस चीज का बना है? सिलिकेट्स का, सिलिकेट्स का। अब ध्यान से देखिए, जो फोरामिनिफेरा है, जैसे जब ये फोरामिनिफेरा मर जाते हैं तो इनकी बॉडी के बाहर पूरा बड़ा सा कैलकैरियस शेल है, तो अंदर ये फोरामिनिफेरा मर जाता है। तो ये जो कैलकैरियस शेल है ये रहता है कहां पे? समंदर में ही, या कहां पे रहता है? और पानी में ही। तो ये जहां पे ये कैलकैरियस शेल है, ये एक इंडिकेटर है कि वहां पे पेट्रोलियम होगा, जैसे इंडिकेटर ऑफ पेट्रोलियम। सो दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं ओशन ऊज।
ध्यान से सुनिए, किसे? जो ये फोरामिनिफेरा है, इसके पूरी बॉडी पे होता है कैलकेरियस शेल। क्या होता है पूरी बॉडी पे? कैलकेरियस शेल। जब अंदर फोरामिनिफेरा मर जाता है, जब अंदर फोरामिनिफेरा मर जाता है, बाहर पूरी बॉडी पे कवर कर रहा है कैलकेरियस शेल, तो इसे हम बोलते हैं ओशन ऊज या कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो ये ओशन ऊज है, ये एक इंडिकेटर, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंडिकेटर है किस चीज के लिए? पेट्रोलियम के लिए। तो वहां पे खुदाई करते हैं किस चीज के लिए? पेट्रोल को निकालने के लिए। इसकी जो दो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, एक है पॉलीस्टोमिला। पॉलीस्टोमिला फोरामिनिफेरा का एक एग्जांपल है, जिसका दूसरा नाम है एल्फीडियम, ELPHIDIUM, एल्फीडियम। सो पॉलीस्टोमिला या एल्फीडियम इसकी पहली एग्जांपल है, और दूसरा क्या है? ग्लोबिजेरिना। ग्लोबिजेरिना इसका दूसरी एग्जांपल है। सो फोरामिनिफेरा के दो एग्जांपल है, पॉलीस्टोमिला और एल्फीडियम एंड ग्लोबिजेरिना। नेक्स्ट है रेडियोलैरिया। इसकी पूरी बॉडी पे क्या है? सिलिका शेल, यानी कि जो सिलिकेट शेल जो है वो पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं। तो इसको भी हम बोलते हैं ओशन ऊज। ये दोनों मरीन है, रेडियोलैरिया भी मरीन है और ये जो फोरामिनिफेरा ये भी मरीन है, ये फ्रेश वाटर नहीं है। तो इनकी पूरी बॉडी पे सिलिका शेल है रेडियोलैरिया पे। जब ये रेडियोलैरिया अंदर मर जाता है तो उसकी पूरी बॉडी पे बाहर क्या है? सिलिका शेल। कहते हैं पुराने जमाने में इसे यूज किया जाता है एज ए एब्रेसिव मटीरियल, बर्तन को साफ करने के लिए, क्योंकि ये एब्रेसिव है। जैसे आज हम लोग एक यूज करते हैं स्क्रब, अपने चेहरे को क्लीन करने के लिए, अपने चेहरे के अंदर जो धूल या जो गंदगी है, डस्ट है, उसको निकालने के लिए। तो बहुत सारे जो पुराने जमाने में बर्तन को क्लीन करने के लिए ये यूज किया जाता है एज एन एब्रेसिव मटीरियल। कौन? रेडियोलैरिया। क्यों? क्योंकि रेडियोलैरिया पूरे बॉडी पे क्या डालता है? सिलिका शेल, और अंदर जब वो मर जाता है तो ये सिलिका शेल रह जाता था, तो ये इसमें एब्रेजन सा, ये एज ए एब्रेसिव मटीरियल यूज किया जाता है। तो रेडियोलैरिया का एग्जांपल क्या है? एक्ैंथोमेट्रिका, ACAN, एक्ैंथो, THO, एक्ैंथोमेट्रिका, METRICA, एक्ैंथोमेट्रिका। और इसकी दूसरी एग्जांपल है कोलाजम, COLLUZUM, कोलाजम। सो एक्ैंथोमेट्रिका एंड कोलाजम जो है रेडियोलैरिया के क्या है? दो एग्जांपल्स। इज द क्लियर? दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। जो हमने पढ़ा क्या? एमीबाइड प्रोटोजोआ, या जिसका एक और नाम हमने लिखा है सार्कोडीना, सॉरी एक्सक्यूज मी, एमीबाइड प्रोटोजोआ, सार्कोडीना या राइजोपोडा। अब हमें ट्रिक है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स अभी हमने पढ़े, यानी कि हमने इसमें 4 ऑर्डर्स लिए, लोबोसा, हीलियोजोआ, फोरामिनिफेरा एंड रेडियोलैरिया। इन चारों के एग्जाम्पल्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। हमारे पास क्या है? एक ट्रिक। तो ट्रिक क्या? देखिए, विद एज, वक्त के साथ, एज के साथ, विद एज, जब इंसान ग्रो करता है, विद एज, ऐश्वर्या ने पीजी में एसी लगाया। ऐश्वर्या एक लड़की है, उसने क्या? पीजी में जहां वो रहती है, एज अ डेरा ना करा का, पीजी जहां वो रहती है, तो उसने वहां पे क्या लगवाया? एसी लगवाया। गर्मी बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो शायद उसको लगा था कि आई कांट स्टडी, तो उसने एसी लगाया। तो हमारे पास क्या ट्रिक है? विद एज, वक्त के साथ, ऐश्वर्या ने पीजी में एसी लगाया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, विद एज, ऐश्वर्या ने पीजी में एसी लगाया। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले एज की बात करेंगे। मैंने इससे पहले ही बोला, एज आता है लोबोसा, इससे पहले भी हमने पढ़ा AGE, लोबोसा। तो एज के तीनों एग्जाम्पल किसके आते हैं? ऑर्डर लोबोसा के। A फॉर एमीबा, G फॉर जाइंट एमीबा, E फॉर एंट एमीबा। पहला क्या है? A फॉर एमीबा, G फॉर जाइंट एमीबा, E फॉर एंट एमीबा। एंट एमीबा के 3 स्पीशीज, एंट एमीबा हिस्टोल्टिका, एंट एमीबा जिंजिवालिस, एंट एमीबा कोलाई। पहले 2 पैरासाइट, थर्ड क्या? कोमेंसा। उसके बाद ऐश्वर्या का ए, ऐश्वर्या जो है ये आता है हीलियोजोआ में। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिनोफ्रीज, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिनोफ्रीज। तो ये जो है जिसको हम बोलते हैं सन एनिमलक्यूल ने। फिर PG, P एंड G, ये दोनों आते हैं फोरामिनिफेरस। ये किसमें आते हैं? फोरामिनिफेरा में। तो P फॉर पॉलिस्टोमिला एंड G फॉर ग्लोबिजेरिना। सो P फॉर पॉलिस्टोमिला एंड G फॉर ग्लोबिजेरिना। उसके बाद क्या है? AC में AC लगा, A फॉर एक्ैंथोमेट्रिका। ये AC दोनों आता है किसमें? रेडियोलैरिया में। A फॉर एक्ैंथोमेट्रिका और C फॉर कोलाजम,
ए फॉर एक्यांथोमेट्रिका, सी फॉर कोलेजन। देखिए मेरे बच्चों, ट्रिक तो मैंने बोली आपको, लेकिन आपको ये 2, 3, 4 बार इसको मेमोराइज करना, रिपीट करना है, तब जाके आपको याद होगी, प्रैक्टिस करनी है। सो जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसे टाइम दोगे, मेमोराइज करोगे, तब जाके आपको ये याद रहेगी। अदरवाइज अगर मैंने पढ़ाया, आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ा, तो ये इस तरह से लर्न नहीं होगा। सो मैं जल्द में ही जल्दी आपको रिवाइज करना चाहता हूं कि टिल नाउ हमने अभी तक क्या पढ़ा। इससे पहले हमारा जो पहला टॉपिक था दैट वाज एक्चुअली एमीबाइड प्रोटोजोआ। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एमीबाइड प्रोटोजोआ। जो एमीबाइड प्रोटोजोआ जिसका दूसरा नाम है सार्कोडीना या राइजोपोडा, जो एमीबाइड प्रोटोजोआ है इनमें पेलिकल एब्सेंट होता है, इसलिए ये इरेगुलर शेप है। इनमें स्यूडोपोडिया होता है जिसकी वजह से लोकोमोशन दिखाते हैं। स्यूडोपोडिया मींस फॉल्स फीट। व्हाट आर स्यूडोपोडिया? लॉन्ग फिंगर लाइक टेम्पोररी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। तो स्यूडोपोडिया का एक ये काम है कि वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन एट द सेम टाइम दैट प्ले रोल इन फीडिंग, जो हमने देखा है किसमें? एमीबा में। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी फिजन होती है, लेकिन वो बाइनरी फिजन इरेगुलर होती है। इनमें सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है या मल्टी न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, 1000 तक न्यूक्लियस हो सकते हैं, और वो सारे न्यूक्लियस बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ये मोनोमॉर्फिक है। जो ये एमीबाइड प्रोटोजोआ, इसके 4 ऑर्डर्स है। हम इन ऑर्डर्स को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ स्यूडोपोडिया, टाइप ऑफ स्यूडोपोडिया। अगर लोबोडा स्यूडोपोडिया, लोबोडा हम किसे बोलते हैं? लोबोडा वो स्यूडोपोडिया है जो ब्लंट है या ब्रॉड है, तो उसे हम बोलते हैं लोबोसा। अगर वो शार्प या पॉइंटेड स्यूडोपोडिया तो इसे बोलते हैं हीलियोजोआ। अगर फोरामिनिफेरा और रेडियोलेरिया है, इनके बाहर एक प्रोटेक्टिव शेल है। अगर कैलकैरियस शेल है तो फोरामिनिफेरा, अगर सिलिका शेल है तो रेडियोलेरिया। और इन जो फोरामिनिफेरा है इनमें होता है रेटिकुलोपोडा। रेटिकुलोपोडा मीन जिसमें ब्रांचिंग होगी स्यूडोपोडिया, और वो ब्रांचिंग एक दूसरे के साथ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे बोलते हैं रेटिकुलोपोडा। और जो रेडियोलेरिया है इनमें है एक्सोपोडा। उसके बाद हम पहले ऑर्डर लेंगे लोबोसा। जो लोबोसा है इसके हमारे पास एक ट्रिक है, इसमें 3 एग्जांपल्स में स्टडी करनी। ए फॉर एमीबा, जी फॉर जाइंट एमीबा, ई फॉर एंट एमीबा। तो पहले हम देखेंगे एमीबा प्रोटियस। अक्सर पूछा जा सकता है, रोजनहाफ ने इसको पहली बार देखा। फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर है, 2 से 3 स्यूडोपोडिया है। इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है क्योंकि ये रहता है फ्रेश वाटर में। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। इसकी लोकोमोशन होती है थ्रू लोबोपोडिया। तो इसमें जो न्यूट्रिशन वो होलोजोइक और हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि स्यूडोपोडिया हेल्प करते हैं लोग इसमें इन द न्यूट्रिशन में। तो ये जो स्यूडोपोडिया वो उसको हेल्प करता है इन द ट्रैपिंग, यानी कि इन द एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल, जिससे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। उसके बाद हमने लिया है एक डायग्राम हमने बनाई है एमीबा की। एमीबा के 2 कवरिंग्स हमने बनाए। एक है बाहरी कवरिंग जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलिमा, जो 2 लेयर्स है। एक है एंडोलियर, उसका एक्सोलियर। एंडो और एक्सोलियर के बीच में जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। एंडोलियर के अंदर जो जेलेटिनस स्ट्रक्चर से बोलते हैं एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है ये 2 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। एक जो बिल्कुल अंदर है, क्लोज है न्यूक्लियस के अराउंड, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोसॉल, और उसके बाहर जो है वह है प्लाज्मा जेल। यहाँ पे सॉल और जेल एक दूसरे में कन्वर्ट होकर स्यूडोपोडिया बनाते हैं, इसलिए इस थ्योरी को हमने नाम दिया है सॉल एंड जेल हाइपोथेसिस या थ्योरी। ये देने वाला था पहला हाइमन, और इसको सपोर्ट किया इस थ्योरी को पेंटिन और मैस ने। तो दूसरा हम पढ़ेंगे जाइंट एमीबा। जाइंट एमीबा में भी फ्री लिविंग है और फ्रेश वाटर, लेकिन ये सबसे बड़ा है, इसको नाम पड़ा है जाइंट एमीबा। इसमें भी 2 से 3 स्यूडोपोडिया, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहता है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें बहुत सारी न्यूक्लियस है, और इसकी 2 बेस्ट एग्जाम्पल है पिलोमिक्सा और काउस। जो काउस है ये सबसे लार्जेस्ट, यानी कि 6 मिलीमीटर तक है ये जाइंट एमीबा। इसको हम अपनी नेकर आंख से देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है एंट एमीबा। एंट एमीबा पैरासाइट है, इसलिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट है, सिंगल स्यूडोपोडिया है। इसके हम 3 स्पीशीज पढ़ेंगे, एंट एमीबा हिस्टोल्टिका, एंट एमीबा जिंजिवाइलस एंड एंट एमीबा कोलाई। जो एंट एमीबा हिस्टोल्टिका है आपको 12th में फिर से पढ़ना है। ये मोनोजेनेटिक है और ये रहता है इंसान के लार्ज इंटेस्टीन में। जब हम नॉन हाइजीन या गंदा पानी या गंदा खाना खाएंगे उसके थ्रू बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है, लूज मोशन होती है, एब्डोमिनल पेन होती है, और लूज मोशन के साथ कभी ब्लड भी आ जाता है और कमजोरी आ जाती है क्योंकि बहुत सारा पानी और आयन्स लॉस होते हैं। इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एमीबिक डिसेंट्री और एमीबाइसिस। तो ये जो एंट एमीबा हिस्टोल्टिका ये 2 फॉर्म में रहता है। एक है मैग्ना फॉर्म जो पैथोजेनिक है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाती है, जो हमारी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा को डैमेज करता है, जिससे अल्सरेशन होती है। और दूसरा माइन्यूटा फॉर्म जो नॉन पैथोजेनिक है, लेकिन वो रहता है
इंटेस्टाइन के अंदर, ल्यूमेन इंटेस्टाइन में, इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट। अगर पूछा जाएगा एंथ अमीबा हिस्टोल्टिका में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है, वो है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट या क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। कौन सी दवा है, मेट्रोनिडाजोल, हम अक्सर इसको देते हैं। एंटी अमीबा जिंजिवालिस, जिंजिवा मीन्स द गम्स, तो ये रहता है, ये भी मोनोजेनेटिक है, पैरासाइट है, हमारी माउथ कैविटी में रहता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के साथ मिलकर हमारी बॉडी में माउथ में एक डिजीज करता है, पायोरिया। गम्स में स्वेलिंग होती है, डैमेज होती है हमारी गम्स, जिससे हमारी गम्स को पस निकलना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है और हमें बड़ी गंदी स्मेल आती है। और ये वाली डिजीज हमेशा सलेवा एक्सचेंज से होता है, चाहे वो स्पून, किसी इन्फेक्टेड बंदे का हम स्पून यूज करेंगे या हम किसिंग के दौरान जो है एक दूसरे का अंदर ये सलावा डाल सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। थर्ड जो है एंटी अमीबा कोला, ये नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन सेल है, ना ये बीमारी करता है, ना ये हमारे लिए फायदेमंद है, ना हमारे लिए हार्मफुल है। ये हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। जब हम गंदा पानी या गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं या गंदा खाना खाते हैं, तो ये कॉमन सेल है, इसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये नोट याद रखिएगा। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट ऑर्डर, वो है ऑर्डर हीलियोजुआ। जो हीलियोजुआ है, अब मैंने पहले ही बोला है, इसमें शार्प और पॉइंटेड ये है स्यूडोपोडिया, यानी कि इसका जो स्यूडोपोडिया वो एक्सोपोडा की तरफ, एक्सोपोडा मीन्स यानी कि वो शार्प और पॉइंटेड है। इसकी एग्जांपल है एक्टिनोफ्रीज, जैसे हम बोलते हैं सन एनिमल। क्यों? बिल्कुल ये सन की तरह दिखता है, क्योंकि इसके स्यूडोपोडिया जो है वो बिल्कुल सन की तरह जो बारीक पॉइंटेड शार्प किरणें निकलती है, बिल्कुल ऐसी होता है। उसके बाद है फोरामेनिफेरा। फोरामेनिफेरा जो है ये मरीन वाटर में रहता है, समंदर में रहता है। इसकी पूरी बॉडी पे कैलकेरियस शेल होता है, और जब ये अंदर मर जाता है तो इसकी पूरी बॉडी पे कैलकेरियस शेल होता है। तो इसे हम बोलते हैं ओशन ऊज। ये हमें एक इंडिकेटर देता है कि यहाँ पे पेट्रोलियम होगा। तो इसके एग्जाम्पल है पॉलिस्टोमिला या एल्फीडियम या ग्लोबिजेरिना। जो रेडियोलेरिया है, इसकी पूरी बॉडी पे जो है वो सिलिका शेल है, ये भी मरीन है। इसके जो इस सिलिका जो है इसको हम यूज करते थे पुराने जमाने में एज एन एब्रेसिव मटेरियल। इसकी दो बेस्ट एग्जांपल है एक्ैंथोमेट्रिका और कोलाजम। इन सारे एग्जाम्पल्स के लिए जो ट्रिक हमने बनाई है वो है विद एज ऐश्वर्या ने पीजी में एसी लगाया, यानी कि वक्त के साथ ऐश्वर्या ने अपने कमरे में क्या लगाया, एसी लगाया। तो विद एज, जो मैंने आपको पहले बोला, एज आएगा लोबोसा में। 3 एग्जाम्पल्स, अमीबा, ए फॉर अमीबा, जी फॉर जाइंट अमीबा, ई फॉर एंट अमीबा। ऐश्वर्या का ए, ऐश्वर्या आता है हीलियोजुआ में। ऐश्वर्या का जो ए है इट्स एक्टिनोफ्रीज। पीजी जो आते हैं फोरामेनिफेरस में। इसके 2 एग्जाम्पल्स है पॉलिस्टोमिला एंड ग्लोबिजेरिना। और एसी के 2 आते हैं रेडियोलेरिया में। एसी के 2 एग्जाम्पल्स है एक्ैंथोमेट्रिका एंड कोलाजम। बाय दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड क्लास दैट वाज अमीबाइड प्रोटोजोआ। इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह जल शानहू, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोआ, जिसमें सबसे बेस्ट हमें पढ़ना है पैरामीशियम के बारे में। मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप जूम ऐप डाउनलोड कीजिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कल या परसों आपको जूम पे भी एक क्लास होगी, तो वो जो है उसके बारे में आपको मैं व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी टाइमिंग, उसका स्केड्यूल क्या होगा। बट याद रखिए, अगर कोई जूम ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहा है ड्यू टू वन रीजन अदर रीजन, या अगर उस वक्त फ्री नहीं है, स्टिल जो मेरे वीडियोस है वो हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, चाहे मैं जूम पे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं। बट जो मेरे वीडियोस है, जो मेरे लेक्चर्स है, जो मेरी क्लासेस है, वो कंटिन्यूसली यूट्यूब पे आ जाएंगे। सो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है, MD सर है उसका नाम, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको हर एक जो है वीडियो का जो है नोटिफिकेशन में, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप उन वीडियोस को ऑफलाइन में डाउनलोड कीजिए, बार बार पढ़िए, और जो ये नोट्स है, जो ये शीट्स है, इनको मैं अलग से आपके व्हाट्सएप पे डाल रहा हूं। कभी भी आपको डाउट लगे, कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, प्लीज एंड प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मुझे बोलिए। देखिए मेरे बच्चों, हालात ऐसे हैं, बड़ी मुश्किल से ये हम इस वक्त घर में ये सब कर पा रहे हैं। मुझे भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन मैं ये मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। लेकिन ये मेरी जो सारी मेहनत है राइगा हो जाएगी, जाया हो जाएगी, ये यूजलेस है अनटिल एंड अनलेस आप लोग घर में नहीं पढ़ोगे। सो मेरे बच्चों, अगर आप लोग 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकालोगे इस यूट्यूब पे वीडियो को ऑफलाइन में डाउनलोड करने के लिए, और उसको रीड करने के लिए, और फिर इन नोट्स को कॉपी करने के लिए, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। इट विल बी यूजलेस, क्योंकि मेरी मेहनत का फल तो तभी मुझे मिलेगा जब आप लोग पढ़ोगे। सो आपके हाथ में है, यह है कि प्रूव करना कि क्या मेरी मेहनत सही जा रही है, क्या मेरी मेहनत सही हो रही है या नहीं। सो यह आपके हाथ में है। अल्लाह हमें
इज्जत दे, तौफीक दे और इस वबाई बीमारी कोविड-19 से हमारे फैमिली को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को हमें बचाए। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गो हो जाएंगे कि जल्दी हालात ठीक हो जाए ताकि हमारे फिर से हमारी नॉर्मल क्लासेस हो जाएं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।